समाजवादी लड़ते भिड़ते थे पर जलते तो नहीं थे। पंकज जी। बहुत शुक्रिया। अब आपने मधुलिमय नेहरू जी और बात को एकदम जितना विस्तार दे दिया है। नेहरू जी तो समाजवादियों के नेता ही थे पूरे आजादी के आंदोलन में, खुद लोहिया जी के नेता थे, सभी के नेता थे। और अगर आज मैं देखता हूं तो सब ये चाहते थे कि कांग्रेस छोड़कर नेहरू जी उनके साथ आ जाए और देश में समाजवादी क्रांति कर डाली जाए। बड़ी जल्दबाजी थी। नेहरू जी शायद ज्यादा देश की स्थिति को गांधी जी जिस तरह देख रहे थे उसको ज्यादा सहमत थे, और समाजवादियों के साथ वैचारिक रूप से पूरी तरह होने के बावजूद वो गांधी जी का जो पूरा एक बड़ी समझदारी जो इतिहास से सिद्ध भी की है उसको उन्होंने ज्यादा प्राथमिकता दी। बहरहाल वो एक अलग बहस है। आज जो बात हो रही वो प्रियंका जी की बात हो रही है। और जो मैंने शुरू में मैं थोड़ा विलंब से जुड़ा, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह हार रही है वगैरह वगैरह, मैं इससे पूरी तरीके से ना इत्तेफाकी अपनी यहाँ पे रखना चाहूंगा। अगर मौजूदा जो स्थिति है, 4 चुनाव हुए, 2 कांग्रेस जीती यानी एनडीए जीता, 2 इंडिया जीता, और हरियाणा और महाराष्ट्र में जो खुली लूट हुई है, अगर उसके बारे में अभी भी हमें कोई संदेह है तो हमें फिर मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पतिदेव का पूरा जो आंकड़ा है जो उन्होंने पेश किया है कि कैसे महाराष्ट्र में 5 बजने के बाद यानी वोटिंग खत्म होने के बाद और मतगणना के शुरू होने के बीच में 75 लाख वोट बढ़े हैं। और ये दुनिया की कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि अगर आप 1 मिनट में भी वोट देना चाहें तो 5-6 घंटे में 75 लाख वोट दिया जा सकता है। एकदम खुली लूट है। अगर कॉमन सेंस का भी आप इस्तेमाल करें तो हमें नहीं लगता कि जनता के बीच जो मुद्दे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन लेके आगे बढ़ रहा है उसकी स्वीकृति नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि साहब आप बार बार हार रहे हैं, ये एक नैरेटिव है जो हमारा मीडिया बनाने की बार बार कोशिश करता है, जो मुख्य धारा का मीडिया है। और मुझे लगता है कि हमें उसकी थोड़ा सा परीक्षण करना चाहिए। जनता के बीच जबरदस्त एक तरह से रिसेप्शन है उन बातों का जिन बातों को लेकर खासतौर पर सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को नए परिदृश्य में एक ये मानते हुए कि जो उदारीकरण की शुरुआत 91 में हुई थी वो अपनी अब उसकी सीमाएं सामने आ गई है और हमें नए सिरे से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में सोचना चाहिए। और उसमें इंडिया गठबंधन को पूरे उसके को साथ लेते हुए कांग्रेस पार्टी खासतौर पर राहुल गांधी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है इतनी विपरीत परिस्थिति में। अब सवाल है कि प्रियंका गांधी के आने से क्या फर्क पड़ेगा जो कहा जा रहा है। और अभी आपके यहाँ एक पट्टी चल रही है कि मोदी ही नहीं राहुल को भी है बड़ा खतरा। अब ये ठीक है, इस तरह की बात कोई कह सकता है, लेकिन जो इस परिवार को जानता है, जो भाई बहन के रिश्ते को जानता है, जो इस परिवार की परंपरा को जानता है, वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेगा। आप देखें तो राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर, जिन वैचारिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रियंका गांधी ने लगातार उसको आगे बढ़ाया। और अभी चुनाव में उन्होंने प्रचार के दौरान जो कहा कि प्रधानमंत्री में हिम्मत हो तो जाति जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने का ऐलान करें, तो उनके प्रियंका गांधी वही बात बोल रही है जो इस समय कांग्रेस का रेजोल्यूशन है, जिसको लेकर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं और संविधान को बचाने और आर्थिक सामाजिक न्याय के नए स्तर पर भारत को ले जाने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की जो भी शक्ति है, जो भी उनका, चाहे वो भाषा पे पकड़ हो, चाहे उनकी प्रति उत्पन्न मति जो जिसको हम कहते हैं तुर्की ब तुर्की जवाब देने का जो प्रश्न हो, इस सब में कोई भी जो इंडिया गठबंधन जिन प्रश्नों को, राहुल गांधी जिन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें ही वो इजाफा करेंगी, उसी की धार को और तेज करेंगी अपनी तमाम क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए। और प्रियंका गांधी कोई संसदीय राजनीति में आज वो आई है, नई बात है, लेकिन 25 साल पहले ही कहा जाए तो 1900 मेरा ख्याल है 99 के आसपास जब वो अमेठी में सोनिया जी का प्रचार संभाल रही थी, उस समय बीबीसी को उन्होंने कहा था कि राजनीति में आने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है और मैं राजनीति में नहीं आऊंगी। और उसके पहले भी जो 96 का रायबरेली का चुनाव था जब अरुण नेहरू के खिलाफ सतीश शर्मा लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक ही लाइन कही थी कि क्या अब मेरे पिता की पीठ पर छुरा भोंकने वालों का आप लोग साथ देंगे, और पूरा चुनाव पलट गया था। यह भी इतिहास है। तो प्रियंका गांधी का जो पब्लिक कनेक्ट है वो बहुत जबरदस्त है, इसका फायदा निश्चित ही कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि जो पूरा इस समय कांग्रेस का वैचारिक रेजोल्यूशन है, प्रियंका गांधी उसी को लेकर आगे बढ़ रही, कोई अलग खेमा नहीं है। और जो यूपी की बात की जाती, मैं वहां था संयोग से, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब ये कह दिया जाता है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन उन दिनों यूपी में यह स्थिति थी
कि जहां चाहती थी कांग्रेस कम से कम 1 लाख लोगों की रैली हो जाती थी, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बनारस हो या तमाम जगह पर। वो बड़ी बड़ी रैलियां अपने कार्यकर्ताओं के दम पर कर रही थी, बिना किसी बाहरी ट्रक और बस लगाए हुए। वो प्रियंका गांधी का पूरा देन था। प्रियंका गांधी की एक बड़ी देन रही है जो इस समय राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के बीच एक बहुत ही तेजस्वी किस्म की का नारा सामने आया है, वो है लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये प्रियंका गांधी का एक तरह से इजाद है ये नारा, और उन्होंने उस पूरे इलेक्शन में इस 40% महिलाओं को टिकट भी दिया, प्रयोग किया जो असफल रहा। पूरे प्रदेश में उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की, जो साहस दिखाया। मुझे याद है 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर की बात थी 2021 में, पूरा योगी का प्रशासन और पुलिस घेरे हुए था गोखले मार्ग पर जहां पे रुकी हुई थी शीला कौल जी के बंगले में, और कब और कैसे वहां से निकल के रात के अंधेरे में वो सीतापुर के ओर बढ़ चली ये कोई जान नहीं पाया था। वो बहुत मुश्किल था उस तरह का। उन्होंने जो उस समय हाथरस के समय या लखीमपुर खीरी का जो किसानों पर हमला हुआ, जो उनकी हत्या हुई, उसके खिलाफ जो उन्होंने प्रतिवाद रचा, जो संगठित जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित किया, वो उस समय उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना। लेकिन लोगों ने समझा कि चूंकि लड़ाई तो सपा और भाजपा के बीच ही है, अगर हराना है तो ध्रुवीकरण के उसमें एक तरह से इररिलेवेंट हो गए। लेकिन इस बात को समाजवादी पार्टी ने समझा और ठीक समझा कि कांग्रेस को साथ लेना इस समय क्यों जरूरी है, और जिसका आपने देखा नतीजा कि आखिर लोकसभा में उसका किस तरह से परिणाम आया। अगर कांग्रेस के पास संगठन और कार्यकर्ता नहीं होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि वो प्रियंका गांधी की पूरी जो मेहनत थी, जो उन्होंने 2022 के या 21 से जो शुरू की, और पूरा जो 22 के इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमा, उस समय उनका जो एक जन नेता वाला जो स्वरूप है वो सामने आया। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 5 पीढ़ी का पूरा जो इतिहास है गांधी नेहरू परिवार का, जो स्वरूप रानी नेहरू के उससे शुरू होता है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में लाठी खाती हैं और उसके बाद उठ नहीं पाती हैं, और एक तरह से कहा जाए तो वो शहीद हो जाती हैं, जिसका जिक्र हम नहीं करते आमतौर पर, चाहे स्वरूप रानी नेहरू रही हो, चाहे कमला नेहरू रही हो, या उस समय विजय लक्ष्मी पंडित या कृष्णा हठी सिंह, जो भी, इंदिरा गांधी, सबका जिस तरह से इस परिवार की महिलाओं ने अपने देश के सामने आई चुनौती को बहुत साहस के साथ स्वीकार किया और उससे जूझी है सड़क पर उतर के। आप कल्पना करिए, आज से लगभग 90 साल पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है, जब आज जो लोग वंदे मातरम और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब अपने घर के अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे थे। उस समय आनंद भवन इस देश में आजादी के आंदोलन का केंद्र बना था, जहां रोज छापे पड़ते थे, और उस घर की महिलाओं ने वो जो पताका संभाली थी। मेरा ख्याल है वो परंपरा भी है, और प्रियंका गांधी ने बिल्कुल एक ऐसा फैसला किया है। देश के सामने एक बड़ी चुनौती है जिससे राहुल गांधी जूझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, और उसमें वो अपनी पूरी शक्ति लगाने के लिए सामने आई है।